नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कफन कहानी की। तो मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी कफन गरीबी, असमानता और मानवीय मूल्यों के पतन को बड़ी मार्मिकता से उजागर करता है। सन 1916 में प्रेमचंद्र की पहली कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। कफन 1936 में प्रकाशित हुई और उसी वर्ष उनका देहावसान भी हुआ। प्रेमचंद्र ने अपने को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहा है। वस्तुतः वे आदर्शवादी थे। कफन का चरित्र तथा वातावरण प्रधान कहानी है, जिसमें सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयत्न किया गया है। जीवन एवं समाज की विद्रूपताओं और असंगतियों का चित्रण करते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक आघात भी निष्ठुरता से किया है। कफन शिल्प और वस्तु के स्तर पर प्रेमचंद की कहानी कला का चरम विकास प्रस्तुत करती है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। घीसू और उसका बेटा माधव झोपड़ी के द्वार पर अलाव के सामने बैठे थे। अंदर माधव की पत्नी बुधिया वेदना से पछाड़े खा रही थी। बाप बेटे खेत में से खोद कर लाए हुए आलू भूनकर खा रहे थे। घीसू माधव से कहता है कि वह अंदर जाकर उसकी हालत देख आए। माधव चिढ़कर कहता है, मरना ही है तो जल्दी मर ही क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। इतना कहने के पश्चात घीसू से कहता है कि तुम ही जाकर क्यों नहीं दिखाते। घीसू घीसू ससुर होने के नाते बहू के पास जाने में मर्यादा की बात समझता है और मन में कहता है कि उसे अपने शरीर के कपड़ों की भी सूध नहीं होगी। मुझे देखकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। घीसू और माधव दोनों ही कामचोर है। घीसू एक दिन काम करता था तो 2-3 दिन आराम करने की सोचता था और माधव को आधे घंटे काम करने के पश्चात करीब 1 घंटा चिलम पीने के लिए चाहिए। यही कारण था कि उनको मजदूरी नहीं मिलती और अक्सर फाकाकाशी हो जाया करती थी। 2-4 फाके हो जाने के पश्चात घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक पैसे रहते तब तक कोई चिंता नहीं रहती। दिन इतने थे कि वसूली की आशा न होने पर भी लोग कुछ न कुछ उधार दे दिया करते थे। जब माधव की स्त्री यहाँ आई थी, इस खानदान की व्यवस्था कुछ ठीक हुई थी। वह पिसाई कर और घास छील कर 1 सेर आटे का प्रबंध कर लेती और इन निकम्मों का पेट भरती। घीसू और माधव अकड़ने लगे थे। जब कोई काम पर बुलाता वे दूनी मजदूरी मांगते थे। आज वही औरत प्रसव वेदना से मर रही थी और वे दोनों उसके जल्दी से मर जाने के इंतजार में थे। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे। सवेरे माधव जब कोठरी में गया तो उसने स्त्री को मरा पाया। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। दोनों हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोसी आकर मर्यादा के अनुसार उनको समझाने लगे। लाश के क्रियाक्रम के लिए बाप बेटे कफन के प्रबंध के लिए कुछ रुपए मांगने के लिए गांव के जमींदार के पास पहुंचे। वह इनकी सूरत से नफरत करता था, परंतु इस पवित्र काम का उद्देश्य समझते हुए उसने 2 रुपए निकालकर फेंक दिए। गांव के बनिए एवं महाजन से भी कुछ प्राप्ति हो गई। हौले धीरे करते हुए 5 रुपए की अच्छी रकम हो गई। कहीं से अनाज और कहीं से लकड़ियां भी मिली। इसके पश्चात दोनों किसी दैवी प्रेरणा से मधुशाला में जा पहुंचे। घीसू ने शराब की 1 बोतल ली। कुछ चिरौना और तली हुई मछलियां भी आई। पीने के पश्चात घीसू ने कहा, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर कफन जल ही जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। उनको शव के अंतिम संस्कार की भी चिंता नहीं रहती। वे लोगों को जवाब देने के लिए भी सोच लेते हैं। कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, वहीं लोग फिर रुपया देंगे। पूरी बोतल समाप्त करके बाप बेटे दोनों नशे में डूब गए। दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना चमकावे। ठगनी अन्य पियक्कड़ों की आंखें इन्हीं की ओर लगी हुई थी। दोनों उछल कूद कर नाच गा रहे थे। अंत में नशे में बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। कफन अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी नहीं, मानवीयता और भूत नैतिक बोध के कफन की कहानी है। उस हताशा की कहानी है जो मनुष्य को अस्तित्व के आदिम स्तर पर ले जाती है और हर अच्छे बुरे का लोप हो जाता है। बुझे हुए अलाव, मरती हुई बुधिया और कफन बेचकर शराब पीते पिता पुत्र पृष्ठभूमि में वह समाज व्यवस्था जो इस सबके लिए उत्तरदायी है। प्रेमचंद ने प्रस्तुत कहानी बड़े संयम, सहानुभूति और सूक्ष्मता से लिखी है।